हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो ऑप्टिक्स चल रही है बच्चों, क्लास 10th में चैप्टर साइंस का चैप्टर है। और ऑप्टिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला, ठीक है ना। और मिरर फार्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है जिसका नाम है साइन कन्वेंशन, है ना। तो इसमें साइन कन्वेंशन भी हमको सीखना है। तो मिरर फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन सीखना है। तो साइन कन्वेंशन आप कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए जैसे ये आपके पास में कोई कॉनकेव मिरर है। ओके, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। बच्चों याद रखिएगा, अबव द एक्सिस जितनी भी लेंथ लोगे अबव, उस सब की सब बेटा आप लेंगे पॉजिटिव। और बिलो द एक्सिस जितनी लेंथ लेंगे, ये सब की सब क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव। मतलब अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट आपका 3 सेंटीमीटर का है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ये है ए और ये है बी। तो ए बी आप क्या लिखेंगे बच्चों, +3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, +3। अब आप कहोगे सर प्लस क्यों लगवा रहे हो। मैं प्लस इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि आपको माइनस का बोध हो, आप माइनस साइन फील कर पाए। और यदि इसकी इमेज बेटा यहां पे बन रही है इधर जा करके, ये देख लीजिए, मान लीजिए इसकी रियल इमेज मैग्नीफाइड बन रही है। सो ये होगा ए और ये क्या होगा, ए डैश बी डैश। क्या होगा ये, ए डैश बी डैश। तो अब मुझे बताइए ए डैश बी डैश, अगर इमेज की हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर, 5, तो बताइए +5 लेंगे कि -5। ये -5 सेंटीमीटर। ये है पहला साइन कन्वेंशन कि अबव द एक्सिस जितनी भी चीजें हैं प्लस लेंगे और बिलो द एक्सिस कितनी भी चीजें हैं उसको क्या लेंगे आप, माइनस लेंगे, ठीक है ना। क्लियर। अब दूसरी बात, यहां पे देखिए, ये है हमारा पोल। अब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज के अलावा बेटा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज के अलावा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज को कुछ सिंबल दिए गए हैं बेटा। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं, एच। और लेंथ ऑफ इमेज को बोलते हैं हम लोग एच डैश, क्या बोलते हैं, एच डैश। मतलब ये यूनिवर्सल सिंबल है, इनको आप याद कर लीजिए। एच का मतलब होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और एच डैश का मतलब होता है लेंथ ऑफ इमेज। तो ये सिंबल यूज किया जाता है। तो यहां पर यदि बात की जाए तो h इक्वल टू आ रहा है कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, वो भी +3 सेंटीमीटर। और h डैश इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अगली नोटेशन पे, अगली इंपॉर्टेंट लाइन पे। अगली इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, पहला नोट करिए, नंबर 1 पॉइंट है, ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितनी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो किससे मेजर करोगे, पोल से, ठीक है ना। जो भी डिस्टेंस, इनको छोड़ करके, हाइट को छोड़ करके, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो किससे मेजर करोगे, पोल से। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर लेफ्ट राइट का रूल क्या है। कुछ भी नहीं, रूल याद करिए। केवल आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट से जो रे चल रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो कहां चल रही है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो ऑब्जेक्ट की मतलब जो रे की डायरेक्शन में जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो पॉजिटिव होंगे। मतलब आप अगर पोल से, क्योंकि आपकी जो रे है वो राइट साइड चल रही है, तो राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होंगी वो सबकी सब क्या होंगी, पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होंगी क्या होंगी, नेगेटिव। क्लियर हो गया। कहां से पॉजिटिव नेगेटिव तय हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव तय हुआ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे कहां से कहां चल रही है। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रे है वो लेफ्ट टू राइट चल रही है। जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ए बी, आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे चलने वाली रे इधर की ओर चल रही है। तो पोल से, ये आपके पास पोल है, पोल से राइट डायरेक्शन की जो भी लेंथ होगी वो सबकी सब क्या लोगे, पॉजिटिव। और रे के अपोजिट अगर बैक साइड आप चलोगे तो जो भी डिस्टेंस होंगी वो क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए कॉनकेव के मैं सारे केसेस बना लेता हूं। ये देखिए हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये मैं टिपिकल केस दे करके बताता हूं आपसे। पूछिए, एक्सेस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। ओके, बताइए मुझे, ऑब्जेक्ट फ्रॉम
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। बेटा यहां से ये देखिए यू की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? बिल्कुल गलत, निगेटिव आएगी, क्योंकि आप पोल से पीछे की तरफ चल रहे हैं। रे आपकी इधर आ रही है और आपकी मूवमेंट इधर की ओर हो रही है, बैक साइड हो रही है। तो आपका यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। और संसार में कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, कोई भी क्वेश्चन करोगे, यू के बारे में सोचना भी मत। यू हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव, क्योंकि वो खुद रे निकलेगी उस बॉडी से, उस ऑब्जेक्ट से, और आप उस ऑब्जेक्ट तक चलोगे तो आपको अपोजिट ही चलना पड़ेगा। तो यू ऑलवेज क्या होगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि आपको बैक साइड जाना पड़ रहा है। तो नोट करिए, यहां से ओ है, ये ओ है, ओ से लेके ए, व्हाट इज ओ ए? ओ ए इज इक्वल्स टू यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। बेटा हमेशा क्या होगी, निगेटिव। क्लियर कि नॉट क्लियर? हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, यस। चलिए यहां पे कहीं पर बेटा फोकस पॉइंट होगा, यहां पे कहीं पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ फोकस, और यहां पर कहीं पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लेते हैं दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बताइए फोकस तक की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, ओ से लेकर के एफ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बताइए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव? बिल्कुल सही, नेगेटिव होगी, क्योंकि आपको बैक साइड चलना पड़ रहा है। यहां देखिए आपकी रे कहां जा रही है, लेफ्ट टू राइट, बट आपको चलना पड़ रहा है राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए ये नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है ना, ठीक है ना। और इतनी ज्यादा दिक्कत हो तो सीधे सीधे याद भी कर सकते हो, राइट साइड में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव। बट हम तो कंसेप्ट की बात करेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारी लेंथ पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट सारी डिस्टेंस नेगेटिव, बात खत्म। अब आइए देखते हैं अगली डिस्टेंस, चलते हैं ओ से लेके सी। समझ गए होंगे आप, कैपिटल आर की मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए सी है, ये ओ है, और पोल को पी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ओ ले लिया, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ओ ही रहने दीजिए। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आर होती है। बताइए मुझे सी तक पहुंचने के लिए कहाँ चल रहा है, चलना पड़ा है अलोंग द रे या अपोजिट द रे? अपोजिट द रे चलना पड़ रहा है, तो निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, निगेटिव। तो बेटा ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बच्चों ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सो फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। अब हम इमेज बनाते हैं बच्चों, अब हम इमेज बनाते हैं। ये देख लीजिए, मान लीजिए इसकी इमेज यहां बन रही है, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश, ये वाला पॉइंट है। तो ओ से लेकर के ए डैश, ओ से लेकर के ए डैश, बेटा इसको बोलते हैं स्मॉल वी। क्या बोलते हैं, स्मॉल वी। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब बताइए यहां पे अगर इमेज बन रही है तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, बोलो भाई? नेगेटिव होगी, क्योंकि देखो आप अपोजिट द रे बन रही है ना, लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो लेफ्ट साइड में जो भी चीजें बनेंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यदि हमारी इमेज राइट साइड में बन जाए, एक केस आपने पढ़ा होगा कॉनकेव का, वर्चुअल इमेज वाला, याद है? कॉनकेव में एक केस क्या बनता था, वर्चुअल इमेज, जिसमें दाढ़ी बनाने वाला केस था, याद है? तो यदि वर्चुअल इमेज बन जाए और इसका मैं नाम ए डबल डैश ले लूं, तो मुझे बताइए ओ ए डबल डैश क्या होगा इस बार, ओ ए डबल डैश दैट इज इक्वल्स टू वी। ये भी डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। बट ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल। कौन सी इमेज है, वर्चुअल। बताओ क्या बनेगा ये, पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव। बेटा सारे केस नोट कर लो ये, है ना, और कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तो याद रखिएगा कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ऑलवेज। कॉनकेव की फोकल रेडियस जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमेशा नेगेटिव होती है। ये 1 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव की पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव जब जब बनेगी तब तक इमेज रियल बनेगी, और वर्चुअल के केस में क्या होगी, पॉजिटिव। और यू कहीं भी हो संसार में, यू कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता, यू हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि उससे ऑब्जेक्ट से रे चल रही है, तो ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए आपको रे के अपोजिट ही चलना पड़ेगा, तो यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। डन। ओ ए डबल डैश में मैंने बेटा ये वर्चुअल इमेज बनाई ना यहाँ पे,
तो वहां का नाम मैंने ए डैश दे दिया था, तो इसका नाम मुझे कुछ अलग देना था, तो मैंने इसका नाम ओ ए डबल डैश दे दिया। तो ये देखिए, ये पोल है, पोल से लेके ए डबल डैश तक की दूरी, तो ये बेटा रे की डायरेक्शन में है, तो रे की डायरेक्शन में यहाँ पे जो वी ट्रेवल होगा दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ वाला वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या बेटा, वी स्मॉल है हमेशा। यू मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड वी मतलब, सॉरी, यू मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये सिंबल यूनिवर्सल यूज होंगे, बिल्कुल यही रहेंगे। यू का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और वी का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, नोट कर लें। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं। देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे यहाँ पे आपको दिख रही है बच्चों। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में ये कहा जा रहा है जो भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव लोगे। ओके, सो यहाँ पे डिस्टेंस टुवर्ड द राइट, राइट जितनी भी डिस्टेंस होगी ये पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि लाइट आ रही है लेफ्ट टू राइट, तो राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी पॉजिटिव होगी। और अगर आप पोल से लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस चलोगे दैट विल बी निगेटिव। अगर आप हाइट अपवर्ड लोगे तो दैट विल बी पॉजिटिव, एंड हाइट डाउनवर्ड लोगे दैट विल बी नेगेटिव। ये होगा ये पूरा साइन कन्वेंशन। अब आइए लिखिए बच्चों मिरर फॉर्मूला। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मूला जो कि किसी लेंस की फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल को रिलेट करता है। दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। एक बार मिरर फॉर्मूले की डेफिनेशन आई थी, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, तो आंसर था द फॉर्मूला दैट रिलेट the focal length, the distance of object from the pole and distance of image from the pole is called what? Mirror formula is called mirror formula। नोट कर लें, मिरर फॉर्मूला नोट करें, क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप कहेंगे सर हमने तो 1/u प्लस 1/v पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से पढ़ोगे तो आगे फायदा होगा, क्योंकि अभी हम मिरर का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, थोड़े समय बाद हमें लेंस का फॉर्मूला आएगा। तो इन द केस ऑफ लेंस यहाँ पे जो प्लस है ना बेटा, वो माइनस हो जाएगा। तो लेंस के केस में जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, वो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बनेगा। ओके, एफ स्मॉल रखिएगा बेटा, बिकॉज एफ इज अ फोकल लेंथ। कैपिटल एफ नहीं, कैपिटल एफ तो पॉइंट होता है, कैपिटल एफ तो जो होता है दैट इज फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट, पॉइंट ऑफ फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस होता है ना। बट जो स्मॉल एफ होता है बेटा वो होता है फोकल लेंथ। सो दैट इज फोकल लेंथ। तो बच्चों हमें स्मॉल एफ पे काम करना है। सो फॉर्मूला बना लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, एंड you know distance of object from the pole, distance of image from the pole, and f is the focal length of the mirror। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अभी आपने देखा कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसे कॉनकेव ही बना हुआ है तो इसका फोकस समहाउ यहाँ पे होगा, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो यहाँ पे निकलेगी, वो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। सो आप एक शॉर्ट ऐसा कुछ पॉइंट बना करके लिख लीजिए, small f for concave is equals to negative and small f for convex is equal to positive। हाँ, ये मिरर की बात हो रही है, लेंस मत कर देना, अभी लेंस और मिरर दोनों कूद पड़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो मिरर के लिए कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है ना। यस, ऐसा लिख लीजिए, फॉर मिरर, ठीक है ना, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव इज इक्वल्स टू नेगेटिव एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने आपको कॉनकेव के केसेस तो ऊपर बता दिए, चलिए एक बार कॉन्वेक्स का केस मैं आपको दिखा देता हूं। ऑल यू नो कि कॉन्वेक्स में केवल एक ही केस बनता था इमेज फॉर्मेशन का, है ना। कौन सा वाला केस बनता था इमेज फॉर्मेशन का? एक तो इन्फिनिटी का तो था, वो तो ठीक है, बट जो एक वैलिड केस बनता था वो था रियर व्यू मिरर वाला, साइड ग्लास वाला, याद है। तो आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखते थे, ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी इस तरीके से, देखिए यहाँ से रेस चली तो ये तो इधर वापस चली जाती थी, और इसको हम वर्चुअली यहाँ पे आगे बढ़ाते थे, एक ये था। एंड सेकेंड रे दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज रिफ्लेक्ट बैक। ओके, एंड ऑन एक्सटेंडिंग दिस वी विल गेट द इमेज हियर। ओके, तो यहाँ पे हमको इमेज मिल रही है, यस दिस पॉइंट। सो इफ दिस बॉटम पॉइंट इज ए एंड द टॉप पॉइंट इज बी,
सो हियर वी विल हैव द इमेज, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। चलिए बात करते हैं। सो कंसीडर दिस इज पोल पी। नाउ अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। दिस इज पी ए, बेटा ये u है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड यू नो u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज हमको बैक साइड चलना पड़ रहा है। यहाँ पे रेज आ रही है लेफ्ट टू राइट। यस, ये देखिए ओरिजिनल रे है लेफ्ट टू राइट, बट वी हैव टू मूव द बैक साइड, ओके, राइट टू लेफ्ट, सो u विल बी नेगेटिव। सेकेंड, बेटा इसका फोकस कहाँ पे होगा, देखो पैरेलल आने वाली रेज यहाँ पे फोकस खा रही है, ये है फोकस। तो फोकस के लिए बताइए आपको पोल से राइट चलना पड़ रहा है कि लेफ्ट चलना पड़ रहा है? राइट चलना पड़ रहा है इस बार, मतलब अलोंग द रे चलना पड़ रहा है, इंसिडेंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपका जो पीएफ होगा दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ। बोलो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होती है हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। देन यहां पर है दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ पी सी दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताओ बच्चों पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अरे लिख दिया मैंने नेगेटिव तो आपने भी नेगेटिव बोल दिया, गलत बात है यार। अरे देखो भाई राइट साइड चलना पड़ रहा है, इस तरह इधर मूव करना पड़ रहा है, पोल ये है। और पोल से जब आप लाइट की डायरेक्शन में मूव करोगे, राइट साइड में मूव करोगे, तो क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगी। अब मैं बात करता हूं पी ए डैश, इमेज की डिस्टेंस पी ए डैश, दिस इज पी ए डैश। पी ए डैश को क्या लिखते हैं, स्मॉल v। स्मॉल v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। बताइए यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होगी। अरे क्यों नेगेटिव बोल रहे हो यार? अरे ये देखो ये p है, यहाँ पे a डैश है, आपको इधर मूव करना है बेटा, राइट साइड चलना है। आपको a डैश अप्रोच करने के लिए कैसा चलना पड़ेगा, राइट की लेफ्ट? अरे तो जब राइट मूव करोगे तो पॉजिटिव होगी ना बेटा। यस, ये a डैश लिखा हुआ है ना, ये लिखा तो a डैश, ये a था, ये b था, ये a डैश ये बना हुआ है। सो p a डैश, क्लियर? यस, तो पॉजिटिव होगा, पी ए डैश क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स के केस में v जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। नोट कर लो भाई, कॉन्वेक्स के केस में v जो होगा पॉजिटिव होगा ऑलवेज, क्योंकि कॉन्वेक्स में रियल इमेज तो बन ही नहीं सकती है ना। तो नोट कर लीजिए कॉन्वेक्स के केस में v हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आप बहुत कंफ्यूज होंगे और मैं आपसे बार बार पूछूंगा इन चीजों को कि बताइए किस में पॉजिटिव किस में निगेटिव, ठीक है ना? बताइए कॉनकेव के केस में भी क्या होता है, दोनों होता है। कॉनकेव के केस में भी क्या होता है, दोनों, क्योंकि कॉनकेव के केस में दोनों इमेज बनती है, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। तो जो रियल वाला भी निकलेगा उसके लिए भी निगेटिव होगा, यस और नो। और इधर पे पॉजिटिव भी बनती है तो भी यहाँ का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट कॉन्वेक्स के केस में भी क्या होगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के केस में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो भी इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, ओके, बिहाइंड द मिरर, याद करो। तो इसलिए यहाँ पे भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। डन, क्लियर हो गया, भूमि समझ में आ गया अच्छे से? ओके। चलिए बच्चों अगला कंसेप्ट आता है बच्चों, प्यारा सा कंसेप्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, जैसे आप समझो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट पहले इसको समझो क्या है। जैसे मान लो बेटा ये आपके पास में एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में आपने ऑब्जेक्ट रखा 3 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। और यहां पर इसकी इमेज बन रही है कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, मतलब इमेज बड़ी बन रही है, यस और नो। सो आप बड़ी इमेज को क्या बोलेंगे, दैट योर इमेज इज मैग्नीफाइड। आप कहेंगे कि आपकी इमेज मैग्नीफाइड है। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट कितनी मैग्नीफाइड है आपकी इमेज, आपकी इमेज जो है वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, मतलब आपका जस्ट इमेज दोगुना बनेगी। समझ गए, 3 का 6 हो गया, मतलब जस्ट क्या बनेगी, 2 गुना। तो बच्चों फॉर्मूला लिखता हूं मैं मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश अपॉन h। दिस इज इक्वल टू, मिरर में माइनस साइन आता है, v और u के टर्म्स में नेगेटिव ऑफ v बाई u, m फॉर माइनस। याद रखने की ट्रिक है, m फॉर माइनस, क्योंकि लेंस के केस में माइनस नहीं आएगा।
ये मिरर पढ़ रहे हो तो मिरर का बनेगा -v/u, और जब मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा तो लेंस के केस का मैग्निफिकेशन बनेगा ओनली v/u, वहां पे माइनस नहीं आएगा, बट मिरर के केस में माइनस याद रखिएगा, m फॉर माइनस। तो नोट करिए h' इक्वल टू -v/u। क्लियर? ठीक है, चलिए इस केस का हम मैग्निफिकेशन आपको निकाल के बता देते हैं बच्चों। ये देखिए मैग्निफिकेशन, यहाँ पे m इक्वल टू, बेटा हाइट ऑफ द इमेज बोलो कितनी लिखूंगा, कितनी लिखूं हाइट ऑफ द इमेज, कितनी दिख रही है, बताइए कितनी दिख रही है। अरे गलत क्यों बोल रहे हो, -6 बोलो, क्योंकि डाउनवर्ड है। क्या होगा, -6। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, +3 की -3, +3 तो भूल ना जाओ, इसलिए +3। बोलो आंसर कितना आया, -2। पता है ये माइनस साइन क्या कह रहा है, ये माइनस साइन ये कह रहा है कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। समझ गए, मतलब माइनस साइन को देख के ही आप पता कर सकते हो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मतलब इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आइए बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगर आपका m इक्वल टू +2 होता, +2 का मतलब प्लस है, मतलब इमेज सीधी बनी है, सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल रहेगी, सो दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, आइए देख लेते हैं एक डायग्राम से, समझ लेते हैं। ये देखिए हमारे पास अगर एक कॉनकेव मिरर है, वी हैव अ कॉनकेव मिरर, ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, ओके, और इसमें हम इमेज बना रहे हैं। ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है बेटा, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास में इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है इस तरफ। ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमारे पास में 3 सेंटीमीटर का, और इसकी इमेज कितनी बन रही है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर की नॉट क्लियर? नाउ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो ये देखिए m इक्वल टू, बताइए h डैश कितना दिया है, 6, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, और h कितना है, +3। बोलिए आंसर कितना आया, +2 आ गया है। प्लस को देखते हुए समझ में आ गया, बताइए कौन सी इमेज है, वर्चुअल है, एंड वर्चुअल एंड एरेक्ट, ऑलवेज एरेक्ट बनेगा। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए एक सवाल मैं यहाँ पर एक आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर? यस, व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर? यार देखो किसी बच्चे ने 1 बोला है, यार प्लीज कंफ्यूज मत करो, या तो तुम +1 बोलो या -1 बोलो, है ना, ऑफ प्लेन मिरर, है ना। यस, तो आपको प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन बताना है, बताइए कितना होगा, +1, बिल्कुल सही है। देखिए मिरर का मैग्निफिकेशन होता है h डैश अपॉन h। आपको मैंने सबसे पहले प्लेन मिरर बताया था, और मैंने बताया था कि प्लेन मिरर में जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होती है उतनी ही इमेज की साइज होती है। याद आया कि नहीं आया? जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट साइज, उतनी ही साइज की क्या बनती है, इमेज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑब्जेक्ट की साइज को x ले लेते हैं, तो इमेज भी हमारा क्या बनेगा, x, राइट? क्लियर ना? और याद करो बेटा प्लेन मिरर में कुछ ऐसा मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर आपका एक्सिस के ऊपर है तो इसकी साइज अगर +x है, तो इमेज भी एक्सिस के ऊपर ही बनती थी। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो इमेज में आपके जूते नीचे रहते हैं और टोपी ऊपर रहती है। ऐसा नहीं कि जूते ऊपर आ जाएंगे टोपी नीचे हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन नहीं बदलता है। तो ये भी क्या रहेगा, नीचे वाला भी +x और ऊपर वाला भी +x, तो ये कैंसिल हो गया। बोलिए आंसर कितना आ गया, +1। क्या आ गया आंसर, +1। +1 का मतलब है कि मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर होंगे, और कैसा भी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक इसी फार्मूले में मैं एक चमत्कार दिखा देता हूं आपको, प्लेन मिरर में, है ना, ये अपना प्लेन मिरर है इस तरीके से। फॉर्मूला हमारे पास है बेटा m इक्वल टू, यस अप्लाई करिए, m इक्वल टू, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, -v/u, है ना। अब h डैश अपॉन h नहीं लगवा रहा हूं मैं आपको -v/u बना रहा हूं। ये देखिए ये इसकी एक्सेस हो गई। अब मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, कितनी डिस्टेंस पे, 5 की डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, 5 की डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस जो है ये हमारे को 5 है,
5 की डिस्टेंस पे, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हमारे पास 5 है, और आपको हमने बताया था कि जो इमेज बनेगी वो भी कितने पे बनेगी, 5 पे ही बनेगी। कितने पे बनेगी, 5 पे ही बनेगी। चलिए अब साइन कन्वेंशन का यूज करना है, और मुझे बताइए कि u की वैल्यू कितनी और v की वैल्यू कितनी। चलिए बताइए, साइन कन्वेंशन का यूज करके बताइए u की वैल्यू कितनी और v की वैल्यू कितनी। u कितना है, +5 की -5। चलिए आप लोगों ने दिमाग लगा लिया कि सर ने कहा था कि u हर हाल में निगेटिव होगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। u जो होगा क्या होगा बेटा, -5। बट यदि अप्रोच की बात की जाए तो देखो कैसे होगा बेटा। देखो मिरर का पॉइंट ये है, मतलब हमको डिस्टेंस यहां से नापनी है, बोलिए हाँ या ना। जो रेस चलेंगी बेटा वो यहां से चलेंगी, यस और नो। और हमको इधर की ओर मूव करना है, तो बताइए हम इंसिडेंट रेस के अपोजिट चल रहे हैं कि उसके साथ में चल रहे हैं, अपोजिट। तो u क्या होगा बोलो, +5 की -5, -5। अब देखिए v कितना होगा बताइए, v +5 की -5, v +5, क्योंकि इंसिडेंट रे यहां से आ रही है और हमको चलना भी यहां से पड़ेगा इसी डायरेक्शन में, तो v क्या हो जाएगा बेटा, +5। अब आइए फॉर्मूले में रख देते हैं, देखते हैं मैग्निफिकेशन हमको कितना मिलता है। सो m इक्वल टू, माइनस लगाया, बोलो v की जगह कितना, +5। अरे भैया v की जगह +5 है बेटा, तो v की जगह +5 और u की जगह -5, माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो कितना आ गया, 1। तो इस तरीके से भी अगर आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो 1 आएगा, और +1 आ रहा है, इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। क्लियर की नॉट क्लियर, कोई दिक्कत, यस। तो ये यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन का यूज प्लेन मिरर में करके आपको दिखाया कि इस तरह से प्लेन मिरर में हम इसका यूज करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास मैग्निफिकेशन खत्म। अब आता है अगला टॉपिक हमारा, रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, अब हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन बेटा, अभी तक लाइट सेम मीडियम में वापस आ रही थी, बट यदि आप, लाइट सेम मीडियम में वापस आ रही थी बिकॉज रिफ्लेक्ट हो रही थी, बट यदि आपने अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ले रखा है, यस, अगर आपने यदि कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ले रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर एयर है, ओके, और नीचे ये ग्लास स्लैब है, क्या है ये नीचे बेटा, ग्लास स्लैब है, ठीक है ना। तो ये नीचे अपने पास में ये ग्लास स्लैब रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो है दैट इज ग्लास, क्लियर। तो देखिए एयर जो हो गया दैट इज कॉल्ड मीडियम 1, एयर को हम क्या बोलेंगे, मीडियम 1, एंड ग्लास को हम बोलेंगे मीडियम 2, मीडियम 2। और दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं पेयर ऑफ मीडिया, क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया मतलब दो मीडियम, है ना, दो मीडियम को मिला करके टर्म यूज कर लिया जाता है। तो लाइट बेटा जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है, तो सपोज ये अपने पास में ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट आई एक मीडियम से, जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो ये लाइट का नॉर्मल है, बोलो हाँ या ना। अब लाइट का ओरिजिनल पाथ तो ये होना था, अगर लाइट डिस्ट्रैक्ट ना होती तो लाइट का ओरिजिनल पाथ ये होना था, बोलो होना था कि नहीं होना था। अगर लाइट को कुछ भी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करते तो लाइट का ओरिजिनल पाथ ऐसे होना था। बट जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वैसे ही लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। जैसे लाइट की स्पीड v1 थी, तो यहां पर आते ही लाइट की स्पीड v1 नहीं रहेगी, v1 नहीं रहेगी, लाइट की स्पीड या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। क्लियर हो गया। और लाइट की स्पीड बढ़ने या घटने के कारण लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाएगी, या तो ये नॉर्मल की तरफ और झुक जाएगी, या ये जैसे नॉर्मल से और ज्यादा दूर और हो जाएगी। तो दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी या नॉर्मल की से दूर चली जाएगी, बेंड हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड, ऑल टोटल आपने क्या देखने को मिला, ऑल टोटल आपको देखने को मिला कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो ना करके सम हाउ बेंड हो जाती है। इट मीन्स यू हैव सीन बेंडिंग ऑफ लाइट। What you have observed? You have observed bending of light when light travels from one medium to another medium, and this bending of light is called refraction. क्लियर होता है।
इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आपने पूछा सर बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है, मैंने रीजन दे दिया। बिकॉज जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है, उसकी चेंज ऑफ स्पीड होती है, उसकी स्पीड बदल जाती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब स्पीड कैसे बदलती है ये भी देख लीजिए। मान लीजिए कि ऊपर है एयर और नीचे भरा हुआ है शक्कर का सीरा, सुगर सोल्यूशन। ओके, सुगर सोल्यूशन। अब बताइए आप यहाँ पर दौड़ेंगे तो बहुत तेजी से दौड़ेंगे हवा में, और इसी में शुगर सोल्यूशन में आपको दौड़ाया जाए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का मीडियम रेयर है। क्या है ऊपर का मीडियम? रेयर। और नीचे का मीडियम क्या है? डेंस है। यस और नो? तो ऊपर के मीडियम में यदि स्पीड v1 है और नीचे की स्पीड क्या है, v2, तो बताइए आपकी स्पीड किस में ज्यादा होगी, रेयर में कि डेंसर में? हाँ, तो आपका v1 ज्यादा होगा और v2 कम होगा। इसका मतलब जब लाइट रेयर से डेंस में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही आप पानी से शक्कर के शरबत में जाएंगे स्विमिंग पूल में तैरने तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से लाइट भी जब रेयर से डेंस में चलती है, डेंसिंग मीडियम में, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं है? मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि v, ओके, v डेंस, डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो क्या होती है, कम होती है। v रेयर, बोलो यस और नो? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, कम होती है। क्लियर हो गया? रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है। अच्छा एक चीज याद रखना बच्चों, अगर ये मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, कोई मीडियम 2 है, ये दिस इज मीडियम 2, और ये मीडियम 1 है बच्चों ऊपर, दिस इज मीडियम 1, एंड मीडियम 1 आई गेस दिस इज एयर। मीडियम 1 क्या है बेटा, एयर। तो एयर में बेटा लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, एयर में या वैक्यूम में, और एयर में लाइट की स्पीड को बेटा वी एयर, याद रखना हमेशा, वी एयर बोल दे या वी वैक्यूम बोल दे, क्योंकि वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल करके आती है, और बेटा इसमें स्पीड लाइट की मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज डिनोटेड बाई सी। ओके, दिस इज डिनोटेड बाई स्मॉल सी, and this is denoted by small c, and the value of c equal to, याद कर लो, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ये लाइट की स्पीड है एयर या वैक्यूम में, ठीक है? यस, ये लाइट की स्पीड है एयर में या वैक्यूम में, और बाकी जगह लाइट की स्पीड बेटा इससे कम हो जाती है। बाकी जगह लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक ना? हाँ, ये मैक्सिमम है, ठीक है ना, मैक्सिमम है, ठीक है ना। और बाकी मीडियम में लाइट का लॉस भी हो जाएगा, मगर एयर में लाइट का लॉस नहीं होता है। सबसे कम स्पीड किस में होती है, गुड क्वेश्चन। बेटा लाइट की स्पीड सबसे कम होगी जो सबसे ज्यादा डेंस मीडियम होगा, और सबसे ज्यादा जो डेंस मीडियम होता है दैट इज बेटा डायमंड। नोट कर लीजिए, डायमंड जो होता है बेटा सबसे ज्यादा डेंस मीडियम होता है, तो डायमंड में लाइट की स्पीड जो होती है बहुत घट जाती है। ओके, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं होगी, है ना, बता देता हूं मैं। आप डायमंड में स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, डायमंड का, अभी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली आपको पढ़ाया नहीं है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी पढ़ाऊंगा, दैट इज इक्वल्स टू 2.42। तो डायमंड में लाइट की स्पीड होती है ना, डायमंड में लाइट की स्पीड नोट कर लीजिए, स्पीड v इन डायमंड इक्वल टू सी अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला होता है बेटा लाइट की स्पीड का। तो c कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8, एंड डिवाइड बाई बेटा 2.42, मतलब लगभग लगभग, आप इसे ढाई मान लो। समझ गए? क्लियर हो गया? लगभग लगभग इसे क्या मान लो, ढाई। तो मतलब ढाई से डिवाइड कर दोगे तो लाइट बहुत स्पीड कम हो जाएगी, मतलब आधा, आधे से भी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? आधे से भी कम। अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आपने पूछ लिया है कि सर डायमंड में कितनी हो जाएगी, तो सबसे कम लाइट की स्पीड जो होती है वो किस में होती है, डायमंड में, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक जितने मटेरियल खोजे गए हैं वो सबसे कम है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी उल्टा बोल गया, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब डायमंड बहुत डेंस है, और जो जितना ज्यादा डेंस होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए, तो अभी तो हम बता रहे थे आपको रिफ्रैक्शन, सो चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली, यस, ऑब्लिकली वर्ड है यहाँ पे,
इसका चमत्कार क्या ऑब्लिक वाली वर्ड का बच्चों देखो, ये बेटा आपके पास एक ग्लास स्लैब है, ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है। अगर आप अपने घर में भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। अगर आप एक लेजर लाइट ले लें और पानी का ग्लास ले लें, पानी भर के, ठीक है, और इस ग्लास में अगर आप यहाँ पे पानी देखिए यहां तक भरा हुआ है इस तरीके से, तो यहां तक एयर है, ऊपर ऊपर का मीडियम एयर है और नीचे का मीडियम क्या है बेटा, वाटर है। तो अगर आप ऑब्लिकली लाइट को भेजेंगे तिरछा तो आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, बेंडिंग होगी। बट यदि बेटा आपने सीधी लाइट भेज दी तो कोई बेंडिंग नहीं होगी, चाहे कैसा मीडियम हो। लाइट क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। क्लियर हो गया? मतलब आप अगर सीधे सरफेस के परपेंडिकुलर भेज देते हैं, और यू कैन से along द नॉर्मल, along द नॉर्मल, नॉर्मल के along, क्योंकि भाई साहब नॉर्मल भी तो यहीं पर बनेगा, इसका नॉर्मल भी तो यहीं पर बनेगा सरफेस का, समहाउ ऐसा नॉर्मल बनेगा इसका, ये देखिए। और आपने नॉर्मल के ऊपर ही लाइट भेज दी है, तो अगर आप along द नॉर्मल अपनी लाइट को भेज देते हैं तो बताइए आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। क्लियर? बट यदि आपने लाइट को ऑब्लिकली भेजा है, लाइक ये अपने पास ग्लास स्लैब है और आपने लाइट को ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मींस तिरछा, तो ये आपने लाइट को ऑब्लिकली भेजा है तो ये नॉर्मल है। तो आपको बता दूं मैं कि ये लाइट जो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का मीडियम रेयर है, नीचे का मीडियम घना है, गाढ़ा है, डेंस है, तो रेयर से डेंस में जाएगी तो लाइट जो होगी नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। ये देखिए, मतलब लाइट को एग्जैक्टली जाना था सीधे, बट लाइट नॉर्मल की ओर झुक हो गई, बेंड हो गई, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अभी लिखाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि ऑब्लिक सिचुएशन में ही आपको यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यस, दो प्रकार के हैं बेटा। नंबर वन, मीडियम डेंसर टू रेयरर। अभी मैंने बताया था अगर लाइट डेंस से रेयर में जाएगी तो बताओ स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस हो जाएगी। एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हो जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर की नॉट क्लियर? अब जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे एक मिरर रख दिया, ये देखो मिरर रख दिया, तो जैसे ही आपने मिरर रख दिया बेटा तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, बोलो हाँ है ना? अब ये नॉर्मल ही है। अब इस केस में बताओ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही, ग्लास से एयर में जा रही कि एयर से ग्लास में आ रही? सेकंड केस में मिरर रखने के बाद, मिरर रखने के बाद बताइए लाइट कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर में। और तो ग्लास क्या है, डेंसर, और एयर क्या है, रेयर। तो ये देखो यहां से लाइट वापस आएगी और क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अलग से यदि बताने की बात की जाए तो देख लो बच्चों, अगर लाइट ये अपने पास में बेटा जहां पे दो मीडियम मिलते हैं ना, जहां पे दो मीडियम मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, एक वर्ड आएगा आपको कहीं कहीं पर, बुक पढ़ोगे तो ये इंटरफेस कहलाएगा। इंटरफेस के ऊपर ऊपर वाला मीडियम, दिस इज मीडियम वन, एंड सेकेंड कहलाएगा मीडियम टू। ठीक है? हाँ, अब देखो, अब मीडियम वन है, मीडियम टू है, तो मीडियम वन मान लो रेयर है, RARE, और ये वाला मीडियम क्या है, डेंस है। ठीक है ना? तो देखो भैया, रेयर से डेंस में आ रहा मतलब स्पीड कम हो जाएगी। ये देखिए लाइट ऐसी आ रही थी, ये नॉर्मल है बेटा। हाँ बताओ क्या होगा, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बोलो भाई, रेयर से डेंस में क्या होगा, डेंस में क्या होगा, डेंस में बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। यस, ये देखिए बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो लाइट जो है ये टूवर्ड द नॉर्मल चली जाएगी। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लें। दिस एंगल आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में देखिए आई बड़ा होगा और आर छोटा होगा। क्लियर हो गया? आई बड़ा होगा और आर छोटा होगा। क्यों? क्योंकि लाइट बेंड हो रही नॉर्मल की तरफ, इसलिए आर कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर यहाँ पर स्पीड v1 है और यहाँ पर स्पीड v2 है, तो बताओ v1 बड़ा कि v2 बड़ा? v1 बड़ा और v2 छोटा, क्योंकि ऊपर ऊपर का मीडियम रेयर है तो स्पीड ज्यादा होगी, और नीचे का मीडियम डेंस है तो स्पीड कम होगी। क्लियर की नॉट क्लियर? सारी चीजें बता रहा हूं भाई, समझना, आई बड़ा आर छोटा। क्लियर की नॉट क्लियर? और देखो, और यहाँ पर स्पीड की बात की जाए तो v1 बड़ा और v2 छोटा हो जाएगा। क्लियर की नॉट क्लियर? अच्छा बेटा, मीडियम के गाढ़ेपन की पहचान के लिए एक टर्म आएगा,
जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। तो बताओ नीचे का मीडियम डेंस है तो म्यू 1 बड़ा होगा कि म्यू 2 बड़ा होगा? बिल्कुल सही, कौन बड़ा होगा? म्यू 2, मतलब म्यू 1 छोटा होगा और म्यू 2 बड़ा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई वेदांत, क्लियर हो रहा है? म्यू 1 जो होगा छोटा होगा और म्यू 2 जो होगा बड़ा होगा। क्लियर? अब आइए सेकंड पे डिस्कस करते हैं। अभी आपने देखा कि जो लाइट थी वो रेयर से डेंसर में जा रही थी। अब ऊपर का मीडियम मैं डेंस ले लेता हूँ, ऊपर का मीडियम म्यू 1 है और नीचे का मीडियम म्यू 2 ले लेता हूँ एंड दैट इज रेयर। दैट इज रेयर। ये देखिए भाई साहब, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल बना दिया। अब ये लाइट आती है, यस इस तरीके से ये लाइट आई, इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ पे आ गई, ये देखिए दिस इज इंसिडेंट रे। अब बताइए क्या होगा, ये डेंसर से रेयर में जा रही है, ऊपर की स्पीड v1 है और नीचे की स्पीड क्या है? v2 है। तो डेंस में स्पीड कम होती है, रेयर में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो v1 v2 में बताओ कौन ज्यादा होगा? v2 ज्यादा होगा। अरे भैया v1 कम होगा, ऊपर का मीडियम डेंस है और नीचे का मीडियम रेयर है, तो v2 क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। चलिए बताइए, एंगल इस तरीके से लाइट आई है, बताओ अवे फ्रॉम द नॉर्मल या बेंड टूवर्ड द नॉर्मल? ये देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई। अब इस बार ये एंगल आई है और इस बार ये एंगल आर है, बताओ कौन बड़ा, आई या आर? तो आई छोटा रहेगा और आर बड़ा रहेगा। पिछले बार आई बड़ा था, आर छोटा था, इस बार आई छोटा है, आर बड़ा है। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, म्यू 1 और म्यू 2 में कौन बड़ा है? म्यू 1 या म्यू 2? गाढ़ा कौन है, म्यू 1 या म्यू 2? हाँ, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? म्यू 1 की। यस, तो म्यू 1 बड़ा होगा और म्यू 2 छोटा होगा। यस, तो ये चीजें हम आपको बतानी थी कि व्हेन द लाइट ट्रेवल डेंसर टू रेयरर, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एंड द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन द लाइट विल ट्रेवल रेयरर टू डेंसर, इट इज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल एंड स्पीड डिक्रीजेस। ये देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर का मीडियम 1 है, नीचे का मीडियम 2 है। डेफिनेटली यहाँ पर इसका मीडियम ज्यादा होगा, ये डेंसर होगा और ये क्या होगा? रेयरर होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बिकॉज क्या हो रहा है? बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो रेयर से डेंसर होगा, सो दिस इज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। चलिए, अब इतना पढ़ने के बाद हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं हमारे पास, दो लॉज हैं। सबसे पहला लॉज वही है जो आप पढ़ रहे थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ये सब के सब किस प्लेन में होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। बोलो यस की नो? ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? सेम प्लेन में होते हैं। तो ये पहला लॉ तो बहुत ही सिंपल है। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकेंड लॉ जिसका नाम स्नेल लॉ पड़ जाता है, वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना? तो मैं दोनों ही लिखवा देता हूं। लिखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, फर्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइंग ऑन सेम प्लेन। ये सब के सब सेम प्लेन में होंगे। क्लियर? ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या है? सेकंड की पहले फीलिंग पकड़ो, फिर समझ में आएगा सेकंड लॉ क्या है। देखो बच्चों, ये हमने बनाया इंटरफेस, ये हम ले लिया नॉर्मल। मान लो ऊपर रेयर है और नीचे क्या है? डेंस है। मैं देखो, यहां सबसे पहले मैंने इतना एंगल लिया था, ये एंगल इंसिडेंस आई था, बोलो हाँ या ना? तो बेटा क्या होगा? बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। ये देखो, ऐसा ना जाकर के ले को ऐसे जाना था, बट हल्का सा ऐसे मुड़ गई। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये आई है और ये क्या है? आर है। ध्यान से देखो बच्चों, समझा रहा हूं बहुत बढ़िया चीज। ये आई है और ये क्या है? आर है। अगली सिचुएशन देखो बेटा, मैं आई को कम कर रहा हूं, मैं आई को क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं। अभी देख लीजिए, मान लीजिए आई यहाँ पे 60 डिग्री है,
है ना। फिलहाल मान लीजिए आई यहाँ पे 60 डिग्री है। अब मैं आई को कम कर रहा हूं दूसरी में येलो कलर की रे लेकर के। अब देखना क्या हाल होगा। यदि मैंने रे को इस एंगल पे भेजा, बताइए तो इस बार आई कम हो गया कि नहीं हो गया? बताइए आई कम हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए आर की वैल्यू बढ़ जाएगी कि रिलेटिवली और कम हो जाएगी? हाँ भाई, बढ़ेगी कैसे? रेयरर से डेंसर है ना। तो भैया पहले जब एंगल ज्यादा था तो थोड़ा दूर से रिफ्रैक्ट हो रही थी। अब एंगल और कम हो गया है तो थोड़े और पास से रिफ्रैक्ट होगी। बोलो हाँ है ना। तो आर रिलेटिवली और कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तीसरी रे मैं भेज रहा हूं, ये ऑरेंज कलर की देख लो भाई साहब, और मैंने आई कम कर दिया। ये देखिए आई अब इतना है, तो आर और कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं कि अगर आई कम हो रहा है तो आर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आई कम हो रहा है तो आर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आई भी एंगल है, आर भी एंगल है, तो इन दोनों का साइन ले लो। क्या ले लो? साइन। साइन अब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक का एक क्वांटिटी होती है। तो इसका साइन ले लो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का होगा साइन आई, और इसका साइन ले लो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का होगा साइन आर। बोलो यस और नो। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखना, फीलिंग पकड़ना, अभी लॉ नहीं बना रहा हूं मैं, फीलिंग बता रहा हूं। बच्चों आपने देखा कि आई अगर कम होता है तो आर भी कम होता है। बोलो हाँ है ना। आई कम होगा तो आर भी क्या होगा? कम होगा। होगा कि नहीं होगा? आई का बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मैं कह सकता हूं कि इस तरीके की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल की एंटी प्रोपोर्शनल? पढ़ा है अगर आप लोगों ने प्रोपोर्शनल 8th क्लास में। तुम बढ़ो तो मैं भी बढ़ूं, तुम घटो तो मैं भी घटूं, इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। मतलब आई आर के क्या है? प्रोपोर्शनल। दोनों तरफ साइन ले लो बच्चों, तो साइन आई जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? साइन आर के। बोलो यस की नो। हाँ भैया, साइन आई किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन आर के। तो अभी तक हम कहाँ आके रुके हुए हैं? हम रुके हुए हैं कि साइन आई प्रोपोर्शनल होगा साइन किसके? आर के। आपको पता है कि अगर कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। आ जाता कि नहीं आ जाता है? तो साइन आई, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो बोलो क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट आ गया। एंड कांस्टेंट टाइम्स ऑफ साइन आर। साइन आर इसको लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए मैंने जितने आराम से ये लॉ आपको एक्सप्लेन किया है कि आप भूले ना। सीधे सीधे आपको बुक्स में लिख दिया जाता है कि इनका रेशियो कांस्टेंट होता है, बट मैंने प्रूफ करके बताया है कि ये कांस्टेंट होता क्या है। तो जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और इससे ये बात निकल करके आई कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब जिस अनुपात में आपका आई बढ़ेगा उस अनुपात में आर बढ़ेगा, और जिस अनुपात में, जिस रेशियो में आप आई को घटाएंगे जिस स्पीड के साथ, आर भी उसी स्पीड से घटेगा। तो ये चीज कहलाती है सेकेंड लॉ। अभी सेकेंड लॉ को मैं क्या लिखूंगा देखिए। तो मैं कहूंगा देयर, अभी आप लिखिए मत, अभी सुन लीजिए। देयर इज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन आई, तो आई क्या है भैया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो मेंटेन होगा। समझ में आ गया? एंड दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्लियर हुआ? इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। तो बच्चों क्या सीखा हमने? कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन में और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन में एक फिक्स रेशियो हुआ करता है, एक कांस्टेंट आता है इन दोनों का रेशियो। और याद रखिएगा, ये जो कांस्टेंट रेशियो आता है इसकी वैल्यू होती है म्यू टू अपॉन
म्यू 1 अगर आप भूल गए म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को तो मैं याद दिला दूं, लाइट जिस मीडियम से चली थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 था, और लाइट जिस मीडियम में गई थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू 2 था। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और इस म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को हम बोलते हैं व्हाट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है मीडियम 2 को मीडियम 1 से, ये रेशियो है। सो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी लिखेगा बाद में, पहले ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए। यस, ये देखिए स्नेल्स लॉ, सीधे सीधे लिख दिया भाई साहब, इस पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको लिखना पड़ता है। और क्या लिखना पड़ता है? देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो ये सेकेंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, चलिए अब आप नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो यदि इसको बनाना हो, बट अब इसको बनाने का मतलब आपके किसी यूज का नहीं है, आपको सीधे यहां से आती है बात आपको। साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसके बाद की डेफिनेशन यहां से यहां तक की चीज केवल मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए दी है कि आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, साइन आई बढ़ेगा तो साइन आर बढ़ेगा, इसलिए दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। अब प्रोपोर्शनल चीजों का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। क्लियर? So there is a constant ratio between sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, and okay, sine of angle of refraction. This law is called Snell's law. इस लॉ को हम Snell's law भी बोलते हैं। मैथमेटिकली ऐसा लिख लीजिए, sin i upon sin r equal to constant, and this constant is equal to म्यू 2 upon म्यू 1, means refractive index of second medium to refractive index of first medium, and this is called relative refractive index. Relative refractive index. डायग्राम ये वाला, देखिए इसको बनाने की आपको जरूरत नहीं, मैं इसमें बस यही है कि आई कम हो रहा तो आर कम हो रहा है, बनाने को बना लीजिए। बट ये कहीं बुक में भी नहीं दिया है और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आई कम होगा तो आर कम होगा, इसलिए दोनों का रेशियो फिक्स रहेगा, और अगर आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। नहीं, बस यहां तक लिखने को आएगा इसमें, यहाँ ये वाली चीज आएगी, यहां से लेकर के ये ऑरेंज वाले से लेकर के यहाँ तक। Sin A upon sin R equal to constant, and there is a constant ratio between angle of incidence to the angle of refraction. This law is called Snell's law. इसका प्रूव करने को नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, तो अब देखते हैं, अब हमारे सामने एक नई चीज आने वाली है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अब हम करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने वाला है। अब अभी तक तो मैंने बताया था, जैसे आपने पूछा मेरे से कि सर किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी, तो मैंने आपके जो नॉलेज को बता दिया बनाने के लिए, बट वो कैसे होगी और क्यों होगी, अब इस बात को हम करते हैं। तो अब हम टॉपिक के अंदर घुसते हैं भाई साहब, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है रिलेटिव, मतलब किसी चीज की आप तुलना कर रहे हो, रिलेटिव ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी हिंदी में यदि बोला जाए तो इसे कहा जाएगा तुलनात्मक गाढ़ापन। तुलनात्मक घनापन कह लो या गाढ़ापन कह लो, है ना, घनापन ऑब्लिक गाढ़ापन, ये शब्द मैंने आपको फीलिंग लाने के लिए लिख दिया है। ये क्या है भैया? जैसे मान लो आपके घर में कभी मिल्कमैन आया, और वो भैया ऑब्वियसली मिल्कमैन दूध लेकर के आएगा, तो आप कहते हैं यार आज का मिल्क जो है बहुत पानी है, बिल्कुल पतला है, मतलब पानी जैसा है। मतलब आप जो है यहाँ पर मिल्क की जो आप डेंसिटी का कंपैरिजन करते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? वाटर के रिस्पेक्ट में। आप जैसे कोई भी चीज है, आप उसको यदि कोई भी लिक्विड है, आप कहोगे यार ये बहुत गाढ़ा है, और आप कहोगे ये बहुत पतला है, तो आप बोलें या ना बोलें, आपका रिलेटिव जो रहेगा, आप जिसके रिस्पेक्ट में रिलेट करेंगे वो वाटर है। मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी आप जिस चीज को ले रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। यस, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपको मैं दो मीडिया पर विचार करने को दे रहा हूं। ऊपर है पानी, ये ऊपर पानी भरा हुआ है,
और इसके नीचे जो है ग्लास की स्लैब रखी हुई है, एक ग्लास का स्लैब रखा हुआ है। तो ऊपर पानी रखा हुआ है, पानी का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, और नीचे ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 2। अच्छा बच्चों, मैं बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं तो ज्यादा घनापन किसका है यहाँ पे, ग्लास का या पानी का? ग्लास का, ग्लास सॉलिड है। तो यदि डेंसिटी ज्यादा है तो देखा जाए तो म्यू 2 ज्यादा होगा और म्यू 1 क्या होगा, कम होगा। अब यदि लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये देखिए भाई साहब, ये लाइट इंसिडेंट हुई है ना, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो गई है, यहाँ पूरे में पानी है, नहीं तो मेरे को फिर से चेंज करना पड़ेगा पाथ। और जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी तो बताओ कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर की डेंसर से रेयर? बिल्कुल सही, ऊपर वाला रेयर बन जाएगा और नीचे वाला क्या बन जाएगा, डेंसर, एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। बोलो है ना। तो अब क्योंकि दो मीडियम है बेटा, अच्छे से समझना, क्योंकि दो मीडियम है तो यहां पर बात आएगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी बात आएगी बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं लिखता हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वल टू होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। व्हाट इज दिस म्यू 2? म्यू 2 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium upon absolute refractive index of first medium। सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 और फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों वो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया, ये कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कैसे शो करेंगे बेटा, इसको हम शो करेंगे 1 म्यू 2, क्या शो करेंगे, 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। एक डेफिनेशन तो ये है बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अगर मान लीजिए फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है v1 और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, v2, तो याद रखिएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू, कैसे शो करते हैं, 1 म्यू 2 दैट इज इक्वल्स टू म्यू की टर्म्स में म्यू 2 अपॉन म्यू 1, मगर बच्चों स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में v1 अपॉन v2। याद रखिए इससे क्वेश्चन बनेगा आपका इस फॉर्मूले से, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। यस लिख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्लियर है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये हमारा कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो अभी मैंने स्पीड के लिए मैंने बताया था, देखो आपके एनसीईआरटी में एक सिंबल और चलता है जिसका नाम है n21, n चलता है, क्या चलता है, n21। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, म्यू भी चलता है, म्यू में लिखते हैं 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 मतलब सेकेंड मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। और एन के केस में क्या लिखोगे, n21 मतलब सेकेंड मीडियम का किस रिस्पेक्ट में। बेटा इसको आप भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट इसको मत भूलना, ये आपके एनसीईआरटी वाला है, n21 दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं v के टर्म में लिखूंगा तो बोलो ऊपर क्या आएगा, v1, और बोलो नीचे क्या आएगा, v2। अब मैं म्यू के टर्म में लिखूंगा तो ऊपर क्या आएगा, म्यू 2, और नीचे क्या आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं v के टर्म में लिखूंगा तो v1 अपॉन v2, और अगर मैं म्यू के टर्म में लिखूंगा तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अच्छा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या है बेटा, ये है ऊपर वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और नीचे क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम।
और ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें आपका सवाल करना मुझसे जरूरी है, ठीक है ना। अब चलिए हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको हम पढ़ा दें, फिर उसके बाद आपके सवाल जवाब जो डाउट आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं एक बार फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप म्यू कहते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, या जिसको आपकी बुक में एनसीईआरटी में एन से डिनोट किया गया है ना, एन से डिनोट किया गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं? अब यहाँ पर संयम मत खोइए, क्योंकि टॉपिक बहुत डेलिकेट है, फिसल जाएगा तो फिसल जाएगा। बस इस टॉपिक को खत्म करके फिर सीटी वीटी चलती रहेगी, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा दो प्रकार के होते हैं। रिफ्रैक्ट, क्योंकि ये गया तो गया, फिर ये फिर दिक्कत होगी आपको, है ना, फिर पूरा कहानी शुरू से बताने में बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? आपके घर में कोई भी लिक्विड आएगा, आपके घर में कोई भी फ्लूइड आएगा, तरल पदार्थ, तो आप उसके घनेपन का मापन बिना किसी के बोले, आप उसको जब पहली बार उस पे उंगली डाल करके डिप करेंगे, तो आप उसका मेजरमेंट, उसके डेंसिटी को किससे रिलेट करेंगे? पानी के साथ। किसके साथ रिलेट करेंगे? पानी के साथ। अगर आपने कभी पेट्रोल भी टच किया हो, तो आप पेट्रोल में फिंगर डिप करने के बाद आप उसकी डेंसिटी जो है किससे मेजर करते हैं? पानी से। और आप कहते हैं अरे यार ये पानी से पतला है पेट्रोल। आपने देखा होगा पानी जो होता है पानी से पतला होता है, पेट्रोल लाइट होता है। लाइक केरोसिन भी पानी से पतला होता है। पेट्रोल डीजल ये जितने ये सब पानी से क्या होते हैं? पतले होते हैं। बट शक्कर का सीरा पानी से क्या होता है? गाढ़ा होता है। समझ गए ना। तो सीएनजी, भैया वो तो देखिए सीएनजी की बात कर दी भाई साहब ने, जैसे ही बाहर आएगी गैस बन जाएगी। सिलेंडर के अंदर तो हाथ जाएगा नहीं, तब तक लिक्विड है। और बट जैसे ही बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी? गैस बन जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ भैया, इम्पॉसिबल है, बाहर जैसे ही आएगी वेपराइज हो जाएगी। काम पे देखिए, इधर सुनो। तो ऐसे ही बेटा जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर। जो सबसे बेसिक यहां पे रिस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छे से समझिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ गए? विद रिस्पेक्ट टू एयर जैसे क्या? देखिए यहां पर आपके पास में एयर है ऊपर से, और नीचे भाई साहब ग्लास स्लैब है। हाँ, नीचे जो है ग्लास स्लैब है। तो अब यहां पर जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो रिलेटिव नहीं होगा, क्योंकि ऊपर एयर है। तो वो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो एब्सोल्यूट निकलेगा। तो बच्चों, मैं लिख रहा हूं, सारी चीजें ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। मैं कहूंगा म्यू ग्लास, या आपकी बुक की भाषा में ही बात की जाए तो एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। बोलो जी। एन किसका निकाल रहे हैं? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर, क्योंकि लाइट आ रही है एयर से और जा रही है ग्लास में। सो एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू एन ग्लास अपॉन एन एयर। ग्लास का अपॉन एयर का। और बच्चों याद रखना कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। क्या होता है? 1। और 1 से डिवाइड करने पर किसी में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो क्या आएगा? ग्लास ही आएगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर पानी में आ रही होती रेज, तो एन किसका निकालता मैं? वाटर का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। बोलो ऊपर क्या आता? एन वाटर। और नीचे क्या आता? एन एयर। तो एन वाटर और एयर का कितना हो जाएगा? 1। तो क्या आएगा? एन वाटर ही आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, इसको और इसको उठा करके, तो एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होगा वो एन ग्लास ही होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही होगा। हाँ या ना? अगर बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो बोलो ये क्या निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ही निकलेगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये जो कहलाता है इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो मैंने पहला आपको पढ़ा है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब दूसरी बात, ये तो हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। बच्चों देखना, ऊपर जो स्पीड होगी वो होगी क्या, वी एयर, और नीचे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वी ग्लास। भाई साहब ग्लास है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, बोलो ऊपर क्या आएगा, वी एयर, अपॉन क्या आएगा, वी ग्लास। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहां पे आएगा वी एयर और यहां पे आएगा वी ग्लास, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा बोलो, यहां पे आएगा वी एयर और नीचे क्या आएगा, वी वाटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मैं लिख रहा हूं, अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं डेफिनेशन फाइनल बना करके लिख रहा हूं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब कुछ एक लाइन में क्लियर करने की कोशिश करने के साथ में, अगर आपके पास में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका निकालोगे, किसी मीडियम का। किसका निकालोगे, किसी मीडियम का। पानी हो, ग्लास हो, तेल हो, रिफाइन तेल हो, कुछ भी। सो दैट इज मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू air, yes, and this is equals to refractive index of medium upon refractive index of air, refractive index of air, my dear। ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन कितना बन जाएगा, 1। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, सबसे कम, है ना। एंड दिस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर? और ये इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, बोलो ऊपर क्या आएगा, क्या आएगा, वी ए या वी एम, वेरी गुड, वी ए, और नीचे क्या आएगा, वी एम। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है बच्चों। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का फॉर्मूला क्या होता है, सी, क्या बोलते हैं उसको, सी अपॉन वी मीडियम। ये लिख लीजिए भाई साहब, ये है आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। इसमें इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वेट वेट वेट, नोट करो, पहले इसको आराम से नोट करो। देखिए अगला टॉपिक देखिए, अब आपने एब्सोल्यूट पढ़ लिया, अब आप पढ़िए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने क्या बताया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटे देखिए सिंबल क्या होता है, N2 1। देखो अभी हमने एब्सोल्यूट के केस में आपको क्या बताया, मैंने कहा डायरेक्टली आपने देखा कि पेट्रोल, तो पेट्रोल का कंपैरिजन आपने किसके रिस्पेक्ट में किया, वाटर के रिस्पेक्ट में। ये अगर वाटर के रिस्पेक्ट में किसी चीज को कंपेयर करते हो एब्सोल्यूट है। ऐसे ही अगर आप लाइट के केस में बोलोगे पेट्रोल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब आप एयर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। क्लियर? बट रिलेटिव का मतलब एक जगह है पेट्रोल और एक जगह है वाटर। मतलब पेट्रोल का कंपैरिजन जो है, वाटर मत लो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे आप ले लो, हाँ, अम, आप यहाँ पे ग्लास ले लो, थोड़ा धैर्य रखिए। तो पेट्रोल और ग्लास का कंपैरिजन कर रहे हैं आप, मतलब आप डायरेक्टली बेस क्वांटिटी एयर से रिलेट नहीं करोगे, आप किसी और से रिलेट करोगे, तब आपका आएगा एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए N21 का मतलब होता है refractive index of second medium with respect to first medium. So this is called relative refractive index of second medium with respect to first medium. याद रखिएगा यहाँ पे फर्स्ट एयर नहीं है, अगर एयर हुआ तो एब्सोल्यूट बन जाएगा, ठीक है बच्चों, एयर नहीं है, क्योंकि ऑप्टिक्स में एयर रेफरेंस का काम करता है, जैसे लिक्विड में पानी काम करता है रेफरेंस का, ऐसे यहाँ पे एयर करता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर स्पीड के बारे में बात करो तो बोलो क्या आएगा, V1 अपॉन V2। व्हाट इज दिस V1, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, एंड सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम।
क्लियर हो गया जी, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये बन गया फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले, इसको मैं दोनों को मिला देता हूँ। सो सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। नोट कर लीजिए, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। पिछला वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था, और ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए बच्चों, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ना ना ना, ऑफ किसका ले लिया जाए, ग्लास का ले लिया जाए, हाँ, ऑफ वाटर, इफ द रिफ्रैक्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का 1.33 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, तो मैं ग्लास का ले लेता हूं। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, बेटा नोट करो, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, देन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलिए, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करना है, ठीक ना, यस। देखिए बच्चों, अब हमने यहाँ पे क्या कहा है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखो बेटा कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मतलब हमने यहाँ पर आपको ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो मैं लिखूंगा गिवन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होता है बेटा, एन, एन से बोलते हैं, और एन क्या लिखा है मैंने, ग्लास लिखा है, क्या लिखा है, एन ग्लास। तो एन ग्लास आपको दिया है 1.5। अच्छा बताओ, जब एब्सोल्यूट आप लेते हो तो उसमें रिस्पेक्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट के केस में एयर, वेरी गुड, एब्सोल्यूट के केस में रिस्पेक्ट क्या होता है, एयर। मतलब आप लिख सकते हो एन ग्लास, समझ में आएगा, एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एन ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब एब्सोल्यूट है मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एन ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 1.5। यस और नो, मैंने बताया आपको एन ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से किस में जा रही है, ग्लास में। बाद वाला में लाइट जाती है, पहले वाले से लाइट आती है। सो इसको रेशियो में क्या लिखोगे, एन ग्लास अपॉन एन एयर इक्वल टू 1.5। अब स्पीड में कन्वर्ट कर दो बेटा, अभी मैंने बताया था स्पीड उल्टा चलती है, स्पीड उल्टा चलती है, तो एन ग्लास अपॉन एन एयर इक्वल टू है 1.5। अब इस स्पीड में कन्वर्ट करोगे तो बताओ ऊपर क्या आएगा, वी ग्लास आएगा कि वी एयर आएगा, वी एयर आएगा, और नीचे क्या आएगा, ग्लास, इक्वल टू कितना, 1.5, बताया था ना मैंने, यस। बस तो आ गया आंसर। अब आपके पास में वी एयर अपॉन वी ग्लास जो है वो दे रखा है 1.5 है, तो आपको निकालना है वी ग्लास इक्वल टू वी एयर के नीचे 1.5 आ जाएगा कि नहीं आएगा। यदि आप यहाँ पे वी एयर के नीचे 1.5 लाएंगे तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, वी ग्लास। नाउ वी ग्लास, बेटा एयर में लाइट की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, सी, सी अपॉन कितना 1.5, एंड ऑल यू नो व्हाट इज सी, सी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या बैठा है 1.5 को हिंदी में हम लोग डेढ़ बोलते हैं, और डेढ़ का 3 क्या होता है, डबल होता है कि नहीं होता। हाँ, तो Vg इज इक्वल्स टू, आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगी वो होगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड पता कर सकते हैं, ठीक है। मेनली वो फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, और रिलेटिव मतलब किसी के रिलेट में, समझ गया ना, ठीक है। सो जब दो लोगों की तुलना हो तो रिलेटिव यूज करो, और जब एयर से तुलना हो तो एब्सोल्यूट यूज करो, बस इसका इतना ही ज्ञान है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है, और कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, लेंस।